Hello students, in the previous class we started with the GST जहां हमने थोड़ी हिस्ट्री की बात करी, जहां से दो चीज़ें मैं चाहूँगा आपको पक्का याद हो। इसका ओरिजिन होता है 1954 में फ्रांस से और आज के दिन 160 देश GST अडॉप्ट कर चुके हैं। देन मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे और मल्टीप्लिसिटी ना हो तो एक टैक्स ले आए हम, कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स ऑन टैक्स था। तो इसलिए प्री जीएसटी रिजीम एंड जीएसटी रिजीम में जो फर्क है उसका हमने जिक्र किया। तो मैंने कहा था टैक्सेस जो हैं वो सबस्यूम हो गए हैं जीएसटी के भीतर। तो ये मैंने आपको चार्ट यहाँ पे शो किया था, बताया था 5 आइटम है। तो इवन आई वुड लाइक कि इसे भी आप लिख लीजिए कौन से टैक्सेस जो हैं सबस्यूम हुए हैं जीएसटी के भीतर। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, जो सेंट्रल लेवाइज हैं, उनमें एक आता है सेंट्रल एक्साइज, 2 सर्विस टैक्स, तीसरा सीएसटी, चौथा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड 5वां एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। तो ये 5 टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के सबस्यूम हो गए हैं। तो ये पक्का एक थोड़ा लिख लीजिए 5, आई रिपीट क्योंकि थोड़ा याद करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो एक हो गया, मेरे साथ याद करने की कोशिश कर लें और लिख भी लें। 1 सेंट्रल एक्साइज, नंबर 2 सर्विस टैक्स। मैं आज आपके साथ इसके ऊपर चर्चा करूंगा कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाती, तो आपको ये अच्छे से और याद होगा यहाँ, राइट। तो एक आपका एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, और सेंट्रल से ही सेंट्रल सेल टैक्स कह लीजिए, चाहे सीएसटी, और बीच में आ गया सर्विस टैक्स। चौथा क्योंकि ये भी एक्साइज का ही हिस्सा होगा ना, देखिए एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तो कहने का मतलब है मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है, एक्साइज है फिर एडिशनल एक्साइज है, राइट। ऐसे ही कस्टम ड्यूटी आज भी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है जो आपको मालूम होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होता है, वो आज भी टैक्स है। लेकिन उसमें से एक हिस्सा एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ये हटा दी गई है क्योंकि ये जीएसटी का ही कंपोनेंट बन गया। तो एक हुआ एक्साइज, उसी का हिस्सा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, राइट, एंड सीएसटी सर्विस टैक्स, एंड 5वां क्या बना आपका एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड एडिशनल स्पेशल ड्यूटी। सेम वे में अगर हम देखते हैं तो स्टेट लेवाइज में पहला आपके सामने है वैट, राइट, या जैसे मैंने कहा था पहले हम सेल टैक्स कहा करते थे। देन लग्जरी टैक्स, देन ये गंदे कामों की इनकम, कैजुअल इनकम, लॉटरी वगैरह। नंबर 4 एंटरटेनमेंट टैक्स, एंड नंबर 5 एंट्री टैक्स। सो वैट, एंटरटेनमेंट, एंट्री, लॉटरीज वगैरह एंड लग्जरी टैक्स। तो ये 5 प्लस 5 ये जरूर आप लिख लीजिए। मैं इसका जिक्र बाद में भी कर दूंगा, मैं खुद भी बाद में भी इसे लिखवा दूंगा, लेकिन ये हमने पढ़ा था तो थोड़ा सा जहन में रहे तो अच्छी बात है। तो आज एज आई सेड कि ये लॉ बना तो कैसे बना, क्यों बना, उसके ऊपर हम चलते हैं। तो मैंने कल आपको एक नारा दिया था जो मोदी जी का था, एक देश एक टैक्स, और होना भी चाहिए। तो मैं खुद इसके बहुत बड़े फेवर में हूँ, और ऑनेस्टली बोलूँ तो जब से मेरे को अक्ल आनी स्टार्ट हुई तो मिनिमम 25 साल से मैं खुद इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फेवर में था। ऐसा ही होना चाहिए, ये होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है देश के लिए। तो बच्चों एक देश एक टैक्स होना चाहिए, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा लेक्चर है। तो ये हमारा लेक्चर किस चीज के ऊपर है, तो हमें थोड़ा क्योंकि कानून बनाना है, तो आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो है देश के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए एक बेसिक चीज समझ लीजिए, कोई भी लॉ बनता है तो वो अपनी पावर कहां से लेता है, देश के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत सिंपल भाषा में कहें, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लिखा है किन ऑब्जेक्ट्स के साथ ये देश बना है एंड हाउ द ऑब्जेक्ट्स टू बी अचीव्ड। तो उनमें
तीन बेसिक ऑर्गन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी जो कि पार्लियामेंट है, राइट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स है। नंबर 2 आता है एग्जीक्यूटिव, जो देश को चलाएंगे, आईएएस ऑफिसर, जो सरकारी तंत्र है, एम्प्लॉइज हैं, डिपार्टमेंट है। एंड तीसरा जुडिशरी। तो ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर पहला, दो एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। तो हम पहले ऑर्गन की बात करने जा रहे हैं, डेट इज लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है लॉ कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, राइट। तो हमें समझना क्या होगा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी यहां ब्रेक करें तो मैं इसको दो कैटेगरी में यहां ले लेता हूं। एक प्री जीएसटी रिजीम, जब जीएसटी नहीं होता था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्थिति थी, किस तरह से स्थिति थी। तो जीएसटी के आने से पहले, एज आई सेड, तो जीएसटी के आने से पहले अभी जो हम बात कर रहे थे उसी चीज को पहले लिख देता हूं, सेंट्रल लिवाइज या टैक्सेस एंड देन स्टेट लिवाइज, जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लेके चलती है। तो मैंने पांच पांच आपको बताए थे, राइट। तो एक आ गया भाई यहां पे आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और ये हमें पता होना चाहिए एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, लेकिन अब सब इकट्ठा हो गया जीएसटी में। देन एक्साइज से रिलेटेड ही क्या था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। देन एडिशनल से रिलेटेड क्या था, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एंड देन आपका सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। एंड गोइंग टू द पांचवा पार्ट, क्या रह गया भाई मुझसे, या सबसे बड़ी चीज तो रह गई, दैट इज सर्विस टैक्स। और ये जो थर्ड हमने लिखा एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इसी के साथ एक वर्ड और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। गोइंग टू द स्टेट लेवाइज, वाक ले लीजिए पहले, एंड देन ई से एंटरटेनमेंट टैक्स, ई से ही एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय। तो एंट्री टैक्स मैंने बताया था आपको, एक स्टेट से दूसरे स्टेट एंट्री, मेरे स्टेट में सामान ला क्या है टैक्स दो, ऑक्ट्रॉय जिसे देसी भाषा में हम चुंगी भी कहते हैं, टोल टैक्स की तरह। और एंटरटेनमेंट, फिल्में वगैरह देखने चाहें तो। एंड इसी से रिलेटेड था लग्जरी टैक्स, जैसे होटल्स वगैरह 5 स्टार, ये वो। एंड पांचवा हिस्सा यहाँ पे भी क्या बचा, यस, ये लॉटरी वगैरह पे टैक्स ऑन लॉटरी एटसेट्रा, राइट। तो ये पांचों के पांचों टैक्स नाउ, मतलब 10 टैक्स नाउ आज के दिन बात करें, सबस्यूम्ड, यही वर्ड था, इन जीएसटी।
तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल या ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन, कौन कौन से सब्स्यूम हुए, तो हमें ये याद करना पड़ेगा, वी डोंट हैव द चॉइस। नाउ गाइस, तो प्री जीएसटी रेजीम में अगर हम देखें तो इशू क्या थे। अगर हम स्टेट लेवाइज की बात करें, जैसे आपने 5 टैक्स देखे तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो समस्या सबसे बड़ी क्या थी? देखिए, स्टेट लेवाइज में भी एक इशू ये आ जाता है, डिफरेंट रेट्स बाय ईच स्टेट। हर स्टेट में सामान की वैल्यू अलग अलग, तो कहां से बनेगा एक देश? इसलिए बड़ा जरूरी था एक देश एक टैक्स, राइट। अच्छा, मैं क्योंकि बात कॉन्स्टिट्यूशन की कर रहा हूं आपसे, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही, चलिए इसी के नीचे मैं एक चीज लिख के देता हूं, और इसके लिए यप्स नहीं, ये मैं ऊपर ही लिख के दे रहा हूं भाई, क्योंकि बात कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। आपका पेज जैसे अलाउ करे, जहां मर्जी आप लिख लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अलग से बात कर रहा हूं, तो यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूं, हैज। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक्ट नहीं है, सारे एक्ट्स का बाप है, यूं कह लीजिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो क्या क्या आता है? प्रियम्बल। देखिए, आपके नॉर्मल सब्जेक्ट लॉ में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो उसमें मैं उम्मीद करता हूं आपके मास्टर साहब ने एक आपको चीज पढ़ाई होगी, एड्स टू इंटरप्रिटेशन, मतलब हेल्पिंग एलिमेंट्स टू इंटरप्रिटेशन। तो उन्होंने एक चीज पढ़ाई होगी आपको, इंटरनल एड्स। तो जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं वो सेक्शन से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले के हिस्से को हम कहते हैं प्रियम्बल, जिसे हम कहते हैं प्रीफेस, कि स्टार्ट करने से पहले। तो प्रियम्बल में बेसिकली क्या होता है, बैकग्राउंड होती है, हिस्ट्री होती है, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ये लॉ क्यों बना, किस काम के लिए बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रियम्बल को बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन नहीं होते, जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 448 आर्टिकल्स हैं, राइट। देन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 स्केड्यूल्स हैं। तो स्केड्यूल का मतलब होता है किसी चीज की डिटेल, काफी गहराई। तो इस तरह से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे मैंने कहा 448 आर्टिकल्स हैं, तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये डिवाइड किए गए हैं 25 पार्ट्स। जैसे हर एक्ट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चाहे कंपनीज एक्ट हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कोई भी, ऐसे ही कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी चैप्टर्स हैं, 25 हिस्से हैं, जिसको 448 आर्टिकल्स में ब्रेक किया गया है। तो मैं एक दो आर्टिकल का यहां जिक्र करना चाहूंगा, जस्ट फॉर आवर नॉलेज। तो यहां पे आर्टिकल नंबर 245 का एक जिक्र करूंगा मैं, एंड देन आर्टिकल नंबर 246, ए फॉर आर्टिकल। तो आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 कहता है पावर किस चीज की, टू मेक व्हाट, लॉज। लॉ बनाने की पावर किसके पास होनी चाहिए? स्वाभाविक है, सरकार के पास। और भारत में क्या है, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो पावर टू मेक लॉज किसकी है? तो आसान शब्दों में हम लिख देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की पावर है। बट उसमें भी एक प्रश्न निकल के आएगा, इस चीज के ऊपर लॉ बनाने की किसकी पावर है? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम उस लिहाज से समझ रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है दोनों की पावर है, बट कौन कौन सी चीज पे किसकी पावर है, विल बी कमिंग टू दैट पार्ट। देन आर्टिकल 246 क्या कहता है? आर्टिकल 246 कहता है पावर टू लेवाई, जिसको आप कह सकते हैं चार्ज करना, व्हाट, टैक्स। तो हम तो टैक्स की बात कर रहे हैं, जीएसटी, राइट बेटा। तो जीएसटी के ऊपर
एक टैक्स है वो लगाने की पावर, या कोई भी टैक्स लगाने की पावर किसकी है? नेचुरल आंसर फिर सेम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए जैसे हम आर्टिकल 246 को यहां पढ़ते हैं, तो आर्टिकल नंबर 246 हमारा टैक्स बनाने की पावर पे, चार्ज करने की पावर पे आ गया। तो थोड़ा सा हम इसको हल्का सा और गहराई में देख लेते हैं। आर्टिकल 246 7th शेड्यूल इसके ऊपर आता है, और यहां इस 7th शेड्यूल में बताई गई हैं 3 लिस्ट। किस चीज की? नेचुरल है, ये लिस्ट है किस चीज के ऊपर, कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लिवाई करेगी। तो यहां पे 3 लिस्ट हैं, जिसमें से मैं अपने पेज के हिसाब से लिख रहा हूं बच्चों, तो जैसे आपका पेज अलाउ करे। तो ये मैं लिस्ट की बात करने जा रहा हूं यहां पे। तो एज आई सेड देर आर 3 लिस्ट, 1 2 3। हम पहली लिस्ट को यहां नाम देते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, तो नाम से ही पता चल गया कि इस लिस्ट के अंदर क्या है, बताया गया है। यूनियन का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इन चीजों पे टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। नंबर 2 स्टेट लिस्ट, जिसका मतलब है बड़ा क्लियरली बता दिया गया है इन चीजों के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का मतलब है बोथ, कि इन चीजों पे टैक्स लगाने की पावर किसकी है? दोनों की, बोथ। यहां स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट बताई गई है किस चीज की? इस चीज के ऊपर टैक्स कौन चार्ज करेगा। तो देखिए, जब हम यूनियन लिस्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर एंट्री नंबर, क्योंकि लिस्ट है, 82 से 91 आती है, और स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 45 से 63 है। एक बार मैं हल्का सा यूनियन लिस्ट के 2 उदाहरण आपको दिए देता हूं। देखो बच्चों, क्योंकि आपके कोर्स में इनकम टैक्स है, तो आपको याद होगा इनकम टैक्स में भी हमने ये एंट्री नंबर कोड की थी। तो इनकम टैक्स आता है, क्लियरली बताया गया है एंट्री नंबर 82 में, तो कि भाई इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ये भी ध्यान दीजिएगा, 82 में ये बड़ा क्लियरली लिखा होता। तो आप पूरा लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एंट्री नंबर 82 कहती है कोई भी इनकम के ऊपर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर नहीं। तो इसलिए आप अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स में पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल इनकम जो है एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। एंड देन अगर मैं कहूँ यूनियन लिस्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का पावर, तो वो आता है उनका कस्टम ड्यूटी में, क्योंकि ये इंपोर्ट के ऊपर आज भी ये टैक्स लगता है। तो कस्टम ड्यूटी आता है एंट्री नंबर 83 में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स आज भी है। तो ऐसा नहीं सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए, नो डाउट जीएसटी में अभी मैंने लिख के दिया ये सब्स्यूम हो गए, बट कस्टम ड्यूटी आज भी है। तो डैट मीन्स जब हम बात कर रहे थे कल थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स की, तो एग्जाम्पल जीएसटी एंड साथ में आप यहां कल वाले अपने नोट्स में लिखना चाहें तो कस्टम ड्यूटी भी है। लेकिन कस्टम ड्यूटी क्या हमारे कोर्स में इंटर में है? सॉरी, नहीं है। ये आप कस्टम ड्यूटी कहां पढ़ेंगे? कस्टम ड्यूटी पढ़ेंगे आप फाइनल लेवल में। ये हमारे कोर्स इंटर में नहीं है। स्ट्रेट वे इंटर में इनकम टैक्स 60 नंबर का है, जीएसटी 40 नंबर का है। तो बच्चों, तो ये 3 लिस्ट है, इस तरह से पावर बन के आती है। नाउ अब समस्या क्या थी? हमने कहा जनाब ये इतने सारे टैक्सेस हैं, ये मैंने लिख के दिए सेंट्रल लेवाइज, और मैंने कहा स्टेट लेवाइज कि ये सब्स्यूम हो गई। तो सब्स्यूम कैसे होंगी? तो नेचुरल है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लानी पड़ेगी? अमेंडमेंट।
बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए बिना तो कोई लॉ खत्म नहीं होंगे, कोई नया लॉ बनेगा नहीं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हमें अमेंडमेंट लानी पड़ी, राइट। तो अमेंडमेंट का के लिए होता क्या है, तो ये थोड़ी एक कहानी आपको पहले ऐसा करते हैं, आपको मैं कुछ एक आधी स्लाइड इसके ऊपर दिखा देता हूं, थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, एंड देन विल कम अगेन। तो ध्यान दीजिए, ये एक स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है। तो बच्चों और मुझे मेन बात करनी है 101st अमेंडमेंट, ये बिल कहें या एक्ट कहें, इसके ऊपर तो थोड़ा सा पहले मैं यहां पे आपके लिए शेयर करने जा रहा हूं। फिर लिखेंगे हम हैंड रिटन, टेंशन मत लीजिएगा, आपके नोट्स ढंग से बने। 115th अमेंडमेंट बिल, तो एक्ट नहीं है, बिल आप समझते हैं पार्लियामेंट में पेश होता है, चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, फिर पास होता है, फिर वो एक्ट बनता है, राइट। लॉ बनने के सफर में क्या है, नेचुरल है, पार्लियामेंट में पहले क्या पेश होगा, सरकार अपनी तरफ से कहेगी हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक बिल पेश होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, ऑपोजिशन भी अपने व्यूज देता है, देश के सामने चीज आती है, और बहुत सारे फिर अफेक्टेड पार्टीज हैं, वो सरकार को अपनी रिप्रेजेंटेशन भी देने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये आप अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो लोग रोड पे भी उतरेंगे, राइट। और ऑपोजिशन जो होती है, ऑपोजिशन का रोल ही सबसे बड़ा क्या है कि देश में लॉ सही बने, तो उनको आवाज वहां जरूर उठानी चाहिए कोई चीज गलत हो रही हो तो उसके बाद ये बिल किस में कन्वर्ट होता है, एक्ट में। दूसरी बात आती है 115th का मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब ये होता है हर साल पार्लियामेंट में बिल पेश होते हैं, तो उनकी एक नंबरिंग रखते होते हैं हम, राइट। तो ये इसका मतलब सिंपल नंबरिंग है, नंबर है। तो होता क्या है, 2011 में ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की जाती है, मार्च 11 में, जिसे हम बजट सेशन कहते हैं, उसके पास में ये होता है। लेकिन हो क्या गया, ये उसमें सरकार थी एसएमएस की, बोले तो कांग्रेस पार्टी लेड बाय सरदार मनमोहन सिंह, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो होता क्या है, कहता है ये जो बिल वहां पेश होता है ये लैप्स हो जाता है। लैप्स मीन्स ये एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि इस दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो जाती, जो टेन्योर टाइम पीरियड कह लीजिए सरकार का, वो समाप्त हो जाता है, दिस एंड दैट। तो ये खत्म हो गई चीज, ये कोई हमें याद रखने वाली नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा था। अब देखिए क्या होता है, अब बात आती है 2014 की, 2014 की। और देखिए उस समय सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं रही, और उस समय भाई ऐसा है कि मोदी जी देश में आ गए थे पहली बार, 2019 में वो दूसरी बार आते हैं। तो 122वीं अमेंडमेंट बिल पेश होता है, और ये पेश होता है दिसंबर 19 2014 को, एंड इलेक्टेड 16th लोकसभा का मतलब है अब 16वीं सरकार देश में आ गई। तो इंट्रोड्यूस ऑन दिसंबर 19 2014, इन इलेक्टेड 16th लोकसभा, पास ऑन 6 मई 2015। पेश शायद दिसंबर 2014 में हुआ, लेकिन लोकसभा में वो पास हो जाता है 6 मई 2015 को, और उसके बाद राज्यसभा में वो पास होता है 3 अगस्त 2016 को। देखिए कोई भी एक्ट बनना है तो उसे पास करना बहुत ज़रूरी है, और वो पास कहाँ होता है, दोनों के दोनों हाउसेस में, और उन दोनों हाउसेस को हम क्या कहते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, तभी देखिए लॉ बन पाएगा। नाउ तो 2015 में लोकसभा में पास हुआ, बड़ी बात। आप फिर देखिए राज्यसभा में कब पास होता है, 2016, तो देखिए दूसरे हाउस में 2 साल लग गए इस दौरान। अब नाउ व्हाट हैपेंस, 101st अमेंडमेंट बिल, और यहां देखिएगा 101st अमेंडमेंट एक्ट, ये बन गया एक्ट, क्योंकि 14-15 में लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ। फिर वहां पे टाइम पीरियड अगर याद करना चाहें तो लोकसभा का हमारा 6 मई था, और राज्यसभा का था 3 अगस्त। 6 मई आधा, लेकिन महीना अगस्त का आ गया 2016। क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा,
अनटिल अनलेस हमने उस पर रट्टा ना मारा हो। तो हैंड रिटन में भी हम लिख देंगे ये चीज़। तो देखिए यहाँ क्या होता है, 2016 में ये भाई एक्ट बन जाता है। इनेक्टेड मीन्स बन गया, पास हो गया, और प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर अपने साइन कर देते हैं सितंबर 8 2016 को। तो प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए तो बन गया, लेकिन तब तक नहीं बनता जब तक वो नोटिफाई ना हो जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो नोटिफाई होते होते यूं कह लीजिए कमेंसमेंट इसका कब होता है, 2016 नहीं भाई साहब, दैट इज माना 3 अगस्त को 2016 को राज्यसभा में पास हुआ, और उसी साल 2016 में सितंबर में प्रेसिडेंट साहब ने भी 8 तारीख को साइन कर दिए। लेकिन कमेंस होता है जीएसटी एक्ट 2017 में, 1 जुलाई 2017 में। प्रपोजिंग द फॉलोइंग, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, मतलब इस अमेंडमेंट बिल ने या एक्ट ने ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आए, क्योंकि लानी पड़ेगी अमेंडमेंट। जैसे देखिए, ये देख रहे हैं आप, सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है टैक्स लगाना। तो जैसे मैं सर्विस टैक्स का उदाहरण दूं, सर्विस टैक्स जो हमारे देश में आया था, ये आया था इन 1994, उससे पहले था ही नहीं। और ये कॉन्करेंट लिस्ट में से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का उपयोग किया और ये देश में टैक्स लगाए। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ही तो आप टैक्स लगा पाए हो ना। लेकिन आप ये खत्म कर रहे हो ना आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो आएगी। नया ला रहे हो ना आप, अमेंडमेंट तो आएगी। और सबसे बड़ी अमेंडमेंट की वजह क्या है, क्योंकि सबस्यूम का मतलब क्या होगा, आपने ये दोनों को मर्ज कर दिया। ये सारे के सारे यहाँ क्या हो गए, अरे भाई साहब मर्ज हो गए ये जीएसटी में। तो सेंट्रल की भी पावर मर्ज होगी, स्टेट की भी मर्ज होगी। और हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यही पढ़ा हमने ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। कहां गया भाई, ये रहा यूनियन स्टेट। तो दोनों कंबाइंड हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो लाओगे आप, यू डोंट हैव द चॉइस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, ये किस तरह से लॉ बन रहा है। तो आइए, तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नए आर्टिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं। और आप ध्यान दीजिए, देख रहे हैं आप, 246 अभी मैंने पढ़ाया था टैक्स लगाने की पावर, लेकिन ए आया, अमेंडमेंट आ गया। 268 ए दिख रहा है, 69 ए दिख रहा है आपको यहाँ पे, 79 ए दिख रहा है आपको, और 366 में बस इन्होंने एक हल्का सा बदलाव किया। आइए पहले एक बार पढ़ते हैं, इसमें कोशिश कीजिए आपको मेरे साथ थोड़ा याद भी हो, ताकि हैंड रिटन में 100% आपका याद भी हो जाए। तो रिपीट भी करेंगे इसको आपके लिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत थ्योरेटिकल वे में हो जाता है, तो एंड तक याद नहीं रहता। तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें टिकेंगी, याद होंगी। इससे पहले मैं बता दूं, हमने 3 टाइम पीरियड देखे। तो वो था 6 मई 2015 में लोकसभा में पास होता है, 3 अगस्त को 16 में राज्यसभा में, 8 सितंबर को 2016 में प्रेसिडेंट साहब साइन कर देते हैं, लेकिन चालू कब होगा, 1 जुलाई से। तो ये थे पहले वाले टाइम पीरियड। तो हम नोट्स में ही एक चेन बना देंगे टाइम पीरियड की। अब देखिए एक बार क्या कहता है, आर्टिकल 246 से कहता है, यूनियन एंड वर्ड है, देखिए जोड़ के पढ़ें, तोड़ के नहीं। एम्पावर्ड मीन्स उनको पावर दी गई है टू इनेक्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी विद एक्सक्लूसिव पावर विद यूनियन फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज। अरे बाप रे बाप, ये क्या बीमारी आ गई, ध्यान से समझना। 246 से इन्हें कह दिया, जीएसटी के ऊपर टैक्स लगाने की पावर दोनों की है, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी है। इसलिए याद कीजिए, कल जब मैं एक एग्जाम्पल आपको करवा रहा था कि जीएसटी से हुआ क्या, एक टैक्स लग रहा है और दोनों लगा रहे हैं क्योंकि दोनों को पैसे चाहिए। और अभी आपने देखा 5 उसके टैक्स खत्म हो गए सेंट्रल के, 5 स्टेट के खत्म हो गए, तो इसलिए हमने दोनों को भाई इकट्ठा कर दिया। तो नया आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो लाओगे, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के आप लॉ बनाने की पावर ही नहीं रखते हो, राइट। क्योंकि मैं एक और आर्टिकल आपको कोट करके बताऊं, आर्टिकल 265 ये चीज कहता है, 265 कि जो आपने टैक्स लिवाई करना है प्लस टैक्स आपने कलेक्ट करना है, ये काम विद अथॉरिटी ऑफ लॉ ही होते हैं।
विद अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ के बिना ये काम आप कर ही नहीं सकते हो। तो अथॉरिटी कहां से आएगी? कॉन्स्टिट्यूशन से आएगी, राइट? तो 246 ए ने दोनों को पावर दे दी। लेकिन अब याद कीजिएगा, कल जब मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा था, प्लीज देखिएगा, जो सबस्यूम हुए, तो मैंने कहा था ये प्लस का साइन डाला था, इज इक्वल टू जीएसटी। मैंने कहा था जीएसटी के अंदर 5 एक्ट है, यहां आपको 3 दिख रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। अब समझना, हल्का सा बताने जा रहा हूं, हम लिखेंगे, बात और अच्छी समझ में आएगी। इंट्रा स्टेट, अब याद कीजिए इनकम टैक्स में आपने वर्ड पढ़ा है सेट ऑफ लॉसेस, इंट्रा हेड, सेक्शन 70 ऑफ इनकम टैक्स, विद इन द सेम हेड। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन स्टेट। देखो एक सिंपल सी बात है, पंजाब एक राज्य है, ठीक है, तो पंजाब के अंदर कोई सेल वगैरह हो रही है, ट्रेड कॉमर्स हो रहा है, तो जीएसटी लगाने की पावर किसकी होनी चाहिए? स्टेट की होनी चाहिए, इंट्रा स्टेट। लेकिन एक स्टेट के अंदर ही चाहे वो सेल परचेज हो रही है, लेकिन साथ में पावर किसको आ गई है? सेंट्रल को भी आया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट के अंदर जो सेल हो रही है उसमें से पैसे खा रहा है, स्टेट भी खा रहा है। लेकिन एक समस्या आई, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब वन स्टेट टू अनदर। मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन सेल परचेज होती है पंजाब टू हरियाणा, तो 2 स्टेट आ गए, दोनों स्टेट आपस में लड़ेंगे। बात समझिए, दोनों स्टेट आपस में लड़ेंगे। तो हमने कहा यार तुम मत लड़ो। हम कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टैक्स और लगा दिया ऐसी सिचुएशन के लिए, उसका नाम क्या दिया? इंटीग्रेटेड जीएसटी। 2 स्टेट्स वाली जो चीज हो, राइट? लॉजिक समझ रहे हो, ताकि वो लड़े ना। तो क्या आपके जहन में बड़े प्रश्न आ रहे हैं, तो सर ये सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा? नहीं यार, ये बांटे जाएंगे दोनों में, टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ बताऊंगा। अभी तो हम बेस बना रहे हैं, हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई चीज ऐसी क्यों हो रही है? वाई 5 एक्ट? आप लॉजिक समझे ना, 5 एक्ट क्यों? बात समझ रहे हैं आप? इसलिए इंटीग्रेटेड क्यों? रीजन ये है, 2 स्टेट का पंगा पड़ गया। पहले भी ये होता था, पहले मैं बता दूं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जब होता था तो उसे हम कहते थे, ये रहा देखिए आपके सामने, सेंट्रल सेल टैक्स होता था पहले भी। अब बस हमने नाम एक रख दिया है, राइट? तो सर हमें इतने सारे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे? नहीं यार, टेंशन ना लो, तुम्हारे कोर्स में आप पंजाब का अलग पढ़े, हरियाणा का पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए, इजी है, सब कुछ आएगा आगे, मैं जिक्र करूंगा। तो हमारे कोर्स में नो डाउट सेंट्रल जीएसटी है, ये हम अपने कोर्स में स्वाभाविक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड वाला भी हम पढ़ेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, राइट? तो ये भी हम देखेंगे। कुछ चीजें और आएंगी, आपको और अच्छी क्लैरिटी आएगी क्यों सेंट्रल स्टेट अलग है। तो मुझे थोड़ा मौका दीजिए, हर चीज आएगी, हर चीज का एक समय है, बहुत अच्छे से हम पढ़ के चीजों को हारमोनियस वे में निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, 246 ये पढ़ रहे थे, उसने कहा यूनियन एंड स्टेट दोनों टैक्स लगाएंगे जीएसटी का। लेकिन यहां वर्ड देखिएगा क्या लिखा है, वर्ड यहां ये है, विद एक्सक्लूसिव पावर विद यूनियन फॉर इंटर स्टेट। समझ गए? एक स्टेट टू दूसरे स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं है। लॉजिक समझ गए? पंजाब हरियाणा में आपस में लड़ाई ना हो, और लड़ाई तो होती रहती है स्टेट्स की, पैसे को लेके ही लड़ाई होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा दोनों साइड पे हो जाओ, मैं हूं ना, राइट? देन अब ध्यान दीजिएगा, हर तरह के सामान पे लगेगा टैक्स। लेकिन क्या लिखा है मैंने यहां पे? पेट्रोल एटसेट्रा। अब आप देखते होंगे चंडीगढ़ का भाव अलग है, पंचकुला हरियाणा का भाव अलग है, मोहाली पंजाब का भाव अलग है, दिल्ली का भाव अलग है। तो पेट्रोल भी तो गुड्स है, तो एक देश एक टैक्स एक रेट होना चाहिए था। सर पेट्रोल डीजल पे ऐसा नहीं है, वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे यही, लेकिन ऑन डेट एनओजी। व्हाट इज एनओजी? नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, मतलब एक डेट बताई जाएगी बाय कौन? एक जीएसटी काउंसिल। सर काउंसिल का यह मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए, हर राज्य के अलग अलग ये टैक्स रेट्स थे, लॉ अलग अलग था, अब सबको हम साथ में लेके आ रहे हैं, आसान नहीं है, सब अपनी अपनी चलाएंगे। ध्यान दो, हर स्टेट्स की एक मीटिंग बुला लो आप,
बुला ली, मान लो चंडीगढ़ में बुला ली मीटिंग, वैसे तो अंडरस्टूड है, कैपिटल में दिल्ली में बुलाएंगे हम। केरला से आगे मलयालम, तमिलनाडु से आगे तमिल, उनको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, और यहां से हमारे पंजाबी भाई साहब पहुंच गए, चक देंगे बीरे, चक देंगे। वहां अंग्रेजी में 4 लाइनें बोली, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर चक्के गए। जबकि मैं बताऊं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर, इज वन ऑफ द एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ग्रेट है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यू ऑल नो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, मिनिस्ट्री ऐसे ही बांटी होती है, तो कई राज्यों के गड़बड़ वाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने एक काउंसिल बनाई कि ये कुछ चीज़ों पे निर्णय लेगी। और क्योंकि पेट्रोल वगैरह पे जब ये जीएसटी हम बना रहे थे, स्टेट्स की सहमति नहीं हुई, कॉन्सेंट नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, माने नहीं, तो हमने कहा मना लेंगे। तो इसलिए आज के दिन भी आप क्या देख रहे हैं, 2020 में आप क्या देख रहे हैं, सभी के भाव डिफरेंट हैं। और कोरोना कांड में तो आपने देखा, पूछो ही मत, पेट्रोल और डीजल के भाव कितने बढ़ गए हैं। ये भी सच है। तो वजह क्या है, वो डेट नोटिफाई नहीं हुई पेट्रोल की। तो समझ लीजिए एक दिन आएगा पेट्रोल और डीजल पूरे देश में एक रेट पे होगा। बट 2017 से 20 हो गया, तो ध्यान दीजिए 3-4 साल तो गुजर गए हैं, इन लोगों की सहमति नहीं हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन कोरोना कांड के वजह से समय, मैं ये कहूँगा, और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एकदम इकॉनमी शटर हो गई है। और गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स फ्री हैं अपने टैक्स लगाने के लिए, उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री हैं अपने टैक्सेस लगाने के लिए उनके ऊपर। तो समस्या क्या हो गई, तो समस्या सबसे बड़ी इसमें ये हो गई कि सरकारें वहाँ से अंधाधुंध टैक्सेस लगा रही हैं, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा वहाँ से कि हम पेट्रोल को भी इसके अंदर तरीके से लेके आ सकें। तो ये था 246 से। अब 268A क्या कहता है, ये है डेट एम्पावर्ड द यूनियन टू लिवाई टैक्स ऑन सर्विसेज ओमिटेड। ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था कि सेंट्रल लिवाई था सर्विस टैक्स, जो 1994 में आया था, लेकिन अब सर्विस टैक्स खत्म हो गया। तो इसलिए आर्टिकल 268 इंसर्ट किया गया कि भाई साहब, यूनियन गवर्नमेंट, अब तुम्हारी पावर उसके ऊपर समाप्त होती है। 269A आता है इन रिलेशन टू इंटरस्टेट। तो इंटरस्टेट के लिए मैं एक वर्ड अभी आपको लिखवा के जा रहा था, पीछे स्लाइड में मैंने दिखाया आपको, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड इंटरस्टेट। क्योंकि हमने 246A में भी पढ़ा, यहां देखिए ऊपर पढ़ा, इंटरस्टेट के लिए एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। देन लेकिन हाँ, प्रश्न आ रहा था कि सर पंजाब टू हरियाणा हुई, पैसे किसको मिलेंगे? तो मैंने आपको बता दिया था, ये पैसा बांट लिया जाएगा, पोर्शन हो जाएगा दोनों के बीच में, जैसे जीएसटी काउंसिल में एक परसेंटेज वो तय करेंगे, राइट। 279A कहता है प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। काउंसिल बनानी तो पड़ेगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आए कि एक ऐसी काउंसिल बनाई जाए। और ये इसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने 15 सितंबर 2016 को, ध्यान दीजिएगा ऊपर डेट थी हमारी 8 सितंबर को, ये अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया था। तो उसके 7 रोज के भीतर ही प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर भी अपना क्या लगवा दिया, ठप्पा लगवा दिया कि हाँ बना देते हैं भाई। तो जीएसटी काउंसिल में कौन आएगा, दिमाग लगाइए, जीएसटी पूरे भारतवर्ष के लिए बन रहा है, स्टेट्स को साथ में लेके चलना है। तो काउंसिल में मेंबर्स कौन होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर भी होने चाहिए ना, बस ये पकड़ लो एक वर्ड, दोनों के फाइनेंस मिनिस्टर। तो देखो क्या लिखा है, चेयरमैन जो होंगे वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन साहब कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर वही होना चाहिए। तो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। मेंबर्स कौन होंगे, स्टेट हैं या आप यूटी हैं तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे पंजाब के मनप्रीत सिंह बादल जी हैं, राइट। तो और अदर नॉमिनेटेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नॉमिनेट करो, टैक्सेशन रेवेन्यू कहीं से भी नॉमिनेट करो। साथ में एक मेंबर और होगा, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस रेवेन्यू। सर ये क्या है, एक बार भूल जाओ, सिंपल अभी हल्का सामने दिखा, चेयरमैन होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और मेंबर्स कौन होंगे, स्टेट वाले फाइनेंस मिनिस्टर। एक बार इतना ही लेके चलो, ये जो टेक्निकल वर्ड है आई विल बी कमिंग टू इट लेटर ऑन। अब आर्टिकल 366 देखना, बड़ा जबरदस्त है। देखिए मैं बड़ी सिंपल भाषा में कहता हूं, जीएसटी में आज के दिन क्या नहीं आता, 2 चीजें मैं कहूंगा नहीं आ रही हैं।
अभी आपने देखा पेट्रोल गाड़ियों के लिए चाहिए, क्योंकि वो नोटिफाई नहीं हुआ, जीएसटी नहीं है उसके ऊपर आज भी वैट चल रहे हैं, उसके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी चल रही है। पेट्रोल वगैरह क्या है, लिक्विड है, गाड़ियों में डलता है, एक इंसानों की बॉडी में लिक्विड डलता है। हमारे देश में आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है, डेट इज दारू। दारू के ऊपर मैं बता दूं कभी जीएसटी नहीं लगेगा सरकार को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 367-66 से पावर दी गई टू एक्सक्लूड दारू फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन वाली, जानवरों को पिलाने वाली नहीं, फ्रॉम द स्कोप या एम्बिट कह लें जीएसटी। तो मतलब दारू के जो भाव हैं, आई एम सो सॉरी टू से, जो यहां ट्राई सिटी में रहते हैं हमेशा चंडीगढ़ में ही सस्ते होंगे, हरियाणा और पंजाब में महंगे ही होंगे सर। वजह क्योंकि चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एरियाज में थोड़े बेनिफिट ज्यादा देता है, तो वो टैक्स कम लगाता है। इसलिए आपने देखा पेट्रोल डीजल चंडीगढ़ में सस्ता है, दारू भी सस्ती है। तो एक चीज तो है, पेट्रोल वगैरह के भाव शायद देश में कभी एक जैसे हो जाएंगे, दारू के नहीं हो पाएंगे। अब इसका लॉजिक देखिए, लॉजिक भी बहुत प्यारा है, मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं मानता। लॉजिक ये है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी सिचुएशन है, पर्टिकुलर सिचुएशन है। देखिए जैसे उड़ीसा है, तो वहां पे दिक्कत क्या रहता है, समुद्र साथ में लगता है, साइक्लोन आते हैं, गेटिंग। हिमाचल में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, तो उनकी अलग समस्याएं हैं। तो हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, तो कभी भी कोई एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, नेचुरल क्लैमिटी कुछ भी कहें XYZ, तो उनको एक फ्री स्टाइल पावर जरूर मिलनी चाहिए, कहां से पैसा इकट्ठा करें। और आप जानते हैं हमारे देश में जो भी लोग कमाते हैं, सुबह से शुरू करते हुए शाम तक जो कमाते हैं, तो शाम के बाद ये जो रात का और उसके बीच का सफर है, उसमें वो थक जाते हैं और उन्हें याद आती है लाल परी की, सॉरी टू से, दारू। तो सरकार दारू से जबरदस्त पैसा कमा सकती है। और आपने कोरोना काल में देखा होगा, लॉकडाउन के समय के बाद, जब दिल्ली में स्पेशली आपने बड़े वीडियोस देखे होंगे, दारू खोली गई तो 1-1 किलोमीटर तक लाइन थी, लोग सुबह से लगे हुए थे, बहुत सारी महिलाएं लाइन में लगी हुई थी। तो ये जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। और आपने देखा कोरोना काल में भी दारू के भाव कम से कम 50% बढ़ा दिए गए, पेट्रोल डीजल भी बढ़ा। तो लॉजिक ये है। तो यहां से देखिए जीएसटी बन क्यों रहा है, कैसे बन रहा है, तो ये बात समझ में आएगी, गाड़ी आगे बहुत अच्छी जाएगी। और देखिए थ्योरेटिकल यहां पे ये ऑब्जेक्टिव पर्सन एग्जाम में आ सकता है, तो स्वाभाविक है हमें ये टाइम पीरियड भी, जैसे मैं कहूं तो ये 101वीं अमेंडमेंट एक्ट था 2016, पक्का याद रखना। लेकिन उससे पहले आपने देखा ये जीएसटी के लिए लोकसभा में पास जो होता है, ये 122वीं अमेंडमेंट बिल 2014 था। तो उसकी डेट्स भी थोड़ी सी हमें लिखनी कम वक्त पड़ेंगी, जबकि इससे पहले वाला जो लैप्स हुआ उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो हम सीधा आते हैं। तो इसमें टेक्निकल मैं कहूँगा लोकसभा की डेट और राज्यसभा वाली डेट जरूर आप याद रख लीजिए। तो आइए अब हम हैंड रिटन पे मूव कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे कहने की कोशिश ही कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आपको लानी पड़ेगी। तो उस अमेंडमेंट को लाने की क्या है भाई, जरूरत है, क्योंकि उसके बिना आप कर ही नहीं सकते हैं। और क्यों है उसको, ये मैंने उसके लिए आपको ऊपर ये आर्टिकल कोट कर दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक मैंने आपको नॉलेज देने की जो कोशिश करी है। तो चाहे आप इसी के नीचे लिख लें या जैसे आपका पेज अलाउ करे, अगर मैं देखूं मेरे लिए क्या सुटेबल रहेगा, तो चलिए मैं इसी हिस्से पे, टॉप वाले पे यहीं से पिक कर रहा हूं। तो ये था प्री जीएसटी रिजीम। अब हम कहां जा रहे हैं, अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के कारण क्या है, मैंने ऊपर 2 आर्टिकल्स आपको कोट कर दिए हैं। 245 लॉ बनाने की पावर, 246 टैक्स लगाने की पावर, जिसके लिए 3 लिस्ट है, इसलिए अमेंडमेंट तो लानी पड़ेगी। और वैसे जब मैं आपको स्लाइड दिखा रहा था तो मैंने एक आर्टिकल आपको और कोट किया था, अगर उसे भी आप लिखना चाहें तो ये आर्टिकल था 265, 265। तो 265 क्या कहता था, जो
टैक्स लिवाई चार्ज करना, कलेक्ट करना, ये जो पावर है ये विद अथॉरिटी ऑफ लॉ है, तो लॉ के मुताबिक, राइट, ये भी एक चीज थी। तो अमेंडमेंट के रीजंस वगैरह मैंने बताए। अब अमेंडमेंट के लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम अमेंडमेंट को भी जैसे मैंने कहा, सबसे पहले क्या ले लीजिए, ये अमेंडमेंट बिल आता है 2014 में, ठीक है। और यहां हमने देखा ये पास हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में। ये पास होता है 6 मई और ये पास होता है 3 अगस्त। लेकिन बड़ी बात एक और है, वो ये है, ये था 2015 में और ये है 2016 में, राइट। अब इसके बाद कहानी कहां आती है? कहानी ये आती है कि भाई अब आता है थोड़ा टेक्निकल लिखते हैं इसे, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट, और ये बिल के बाद ध्यान दीजिएगा एक्ट बन गया। ईयर 2016। तो ये अमेंडमेंट किस बात के लिए आती है? ये आती है फॉर नेशनल जीएसटी इन इंडिया, टू सबस्यूम, मर्ज कर दिए जाए नंबर ऑफ सेंट्रल, स्टेट लेवाइस। तो ये मैंने आपको बता दिया था 5-5, और हमने इससे पहले लिख भी दिया वो, राइट। ये 5-5 ये जो चीजें थी। तो इसमें होता क्या है, प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने अपना साइन अपनी हाँ दे दी। और वो तारीख क्या थी? अगस्त के बाद था जी जनाब सितंबर, तो ये था 8 सितंबर 2016 में उन्होंने इस साइन कर दिया। लेकिन एक चीज ना भूलिए, वो ये है, जो कमेंसमेंट इसकी होगी, जो हुई वो इस तारीख से नहीं हुई, वो आया 1 जुलाई 2017। नेचुरल है कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी, राइट। अब समस्या क्या आती है, तो जीएसटी में आपने क्या बना दिए? जीएसटी एक्ट्स तो बना दिए, लेकिन कितने बना दिए? 5 इन नंबर। एक नहीं बनाया, 2 नहीं बनाया, 3 नहीं बनाया, भाई साहब 5 एक्ट बना दिए। और जो ये 5 एक्ट बनाए, क्योंकि एक्ट बने हैं तो अलग अलग एक्ट बने हैं, तो प्रेसिडेंट साहब फिर से साइन करेंगे। वो तो अमेंडमेंट एक्ट था, प्लीज चीजों को समझें। 101st वो अमेंडमेंट एक्ट पे साइन करने हैं, अब जीएसटी एक्ट बन रहे हैं तो उस पर भी आप साइन करोगे। तो यहां पे प्रेसिडेंट साहब के इन एक्ट्स पे जो साइन होते हैं ऑन 12 अप्रैल 2017 को, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कमेंसमेंट जो है वो 1 जुलाई 2017 की है। 5 एक्ट आए, तो स्वाभाविक है अब आप ये जानना चाहेंगे 5 एक्ट कौन से हैं।
सो भाई ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो हम थोड़ी कहानी आपको बता रहे थे। सबसे पहले सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 सेंट्रल वाला। देन स्वाभाविक है स्टेट लेवल के लिए आपका क्या बनेगा, स्टेट जीएसटी एक्ट, राइट। लेकिन देश में स्टेट्स के साथ यूनियन टेरिटरी भी हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, राइट, पौंडीचेरी पुडुचेरी हो गया। तो उसके लिए क्या बनाया गया है, यूटी, यूनियन टेरिटरी, स्टेट के बजाय यूनियन टेरिटरी वर्ड, जीएसटी एक्ट। ये 3 हो गए। देन आपने देखा चौथे वाला इंट्रास्टेट था, आईजीएसटी, क्योंकि आई आपका खराब ना हो जाए तो लिख देते हैं इंटीग्रेटेड। और ये मैंने आपको जब स्लाइड दिखाई थी तो मैंने बता दिया था इंटीग्रेटेड जो है किसके लिए था, ये फॉर इंटरस्टेट सप्लाईज या ट्रेड और कॉमर्स कह लीजिए। स्वाभाविक है ये तीनों किसके लिए हैं, फॉर इंट्रास्टेट, विद इन द स्टेट। अब पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, और ये क्या है, जीएसटी कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन ये क्या दिख रहा है सर, तभी मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। टू स्टेट्स, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, ये है असली वर्ड, सेस एक्ट 2017। तो देखिए इनकम टैक्स में भी हमने पढ़ा था टैक्स और सेस में फर्क। तो पहली बात सेस का मतलब पता होना चाहिए। तो सेस होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे आप इनकम टैक्स में देखते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एचईसी, तो पैसा कहां जा रहा है, हेल्थ में जा रहा है, एजुकेशन में जा रहा है। और जबकि नॉर्मल टैक्स किस में इस्तेमाल होगा, जहां सरकार करना चाहे जनरल पर्पस, तो सेस हमेशा एक स्पेसिफिक कार्य के लिए होता है। तो ये सेस क्यों लेके आए हैं, कौन सा है वो स्पेसिफिक कार्य है सर, बेटा ये मैंने पहले ही लिख दिया, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स। सर समझ में नहीं आया, लो लॉजिक देखो। मुझे बताओ जीएसटी बनाना आसान था या टफ था, बहुत टफ था, सारे राज्यों को साथ में लेके चलना है। जीएसटी इंट्रोड्यूस करना ही भारत में 20 साल लग गए, टू टफ, बहुत मुश्किल रहा। टॉट करना तो मुश्किल है ही है, टू टफ, एज consent of states required। सबका साथ सबका विकास, अब सारे तो हां कहेंगे नहीं। भाजपा की सरकार थी तो भाजपा रूल्ड जो राज्य हैं वो तो हां कर देंगे, लेकिन जो कांग्रेस हैं या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं तो तृणमूल कांग्रेस उनकी अलग पार्टी है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की पार्टी है अलग से, तो बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि स्टेट्स ने क्या कहा, मे इनकर लॉस ऑफ रेवेन्यू, कि आपके जीएसटी लाने से हमारी कमाई का नुकसान हो सकता है, क्योंकि नया टैक्स है, नुकसान हो गया तो हम राज्य कैसे चलाएंगे। तो यहां यूं कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि हम आपका लॉस जो है क्या कर देंगे, रीइंबर्स। अगर नुकसान हुआ ना इस नए टैक्स से, तुम्हें तो पैसे से मतलब है, वो हम दे देंगे। बट प्रश्न ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, पेड़ों पे थोड़े लगते हैं पैसे। नोट जस्ट छाप देंगे तो उसकी वैल्यू तो बनेगी नहीं, क्योंकि जीडीपी चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। दैट इज अ सिंपल लॉ ऑफ इकोनॉमी। इनकम इज जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। तो भाई साहब ये कॉम्पनसेशन
देना है स्टेट्स को, हम सेस लगाएंगे। तो मैंने बताया सेस होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो आपके नॉलेज के लिए ये जो सेस लगाया गया ऑन स्पेसिफिक गुड्स, हर चीज पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सेस क्या है, एक तरह से एक्स्ट्रा टैक्स है ना। इनकम टैक्स में भी आप पढ़े हो तो एक्स्ट्रा टैक्स है ना। हर गुड्स पे लगा दोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सी गुड्स पे लगाए हम? लगाओ दिमाग अपना। सर जो अमीरों वाली गुड्स हैं उस पे लगा दो। बिल्कुल ठीक है आपने। तो गुड्स कौन से होने चाहिए? लग्जरी आइटम्स। तो चलो कोई उदाहरण दो। लाल परी बेटे दारू लिख कर। इंसान को खाने को रोटी नहीं मिलती, कई लोग दारू पी रहे हैं, तो भैया लग्जरी हो गई ना तुम्हारे पास। और दारू में ऐसा होता है बेटा, 100 रुपए या 50 रुपए से बोतल स्टार्ट होकर के ना लाख रुपए तक की बोतल, 10 लाख की भी चली जाती है। तो जिसके पास जितना पैसा है उतना ही लगा रहा है। तो दारू 50 रुपए वाली भी सेम है, 5,000 वाली भी सेम है, फीलिंग तो वही दे रही होगी। बट लग्जरी ब्रांडेड यू वांट टू शो, तो दे दे बेटा एक्स्ट्रा पैसे। तो मैं बता दूं, जैसे थोड़ी नॉलेज हो आपको बियर की, जो लगभग ट्राई सिटी में हमारे दृश्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि लगभग 150 रुपए की आती है। आप हैरान होंगे जान के, इनकी कॉस्ट जो है मुश्किल से 5 या 10 रुपए के बीच में, इससे ऊपर कॉस्ट नहीं है। इतना बड़ा एलिमेंट है टैक्स का। तो इसके ऊपर लगा लो सेस, या किसके ऊपर लगा लो, तो मैं खूबसूरत नाम दे रहा हूं, सिन गुड्स। सिन मतलब गुनाह, हाँ हाँ, डीमेरिट गुड्स कह लो, मतलब जिनसे नुकसान होता है। तो डीमेरिट गुड्स कैसे हो गए? जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। रेटेड वाटर। सर ये कौन सा वाटर है जी? अरे बेटा कुछ नहीं, काला पानी, कोल्ड ड्रिंक कह लो। तो आप सारे जानते हो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोका कोला, हार्पिक की बोतल महंगी आती है, कोका कोला से कमोड साफ कर लो, अच्छी साफ होती है। सर आपको बड़ी नॉलेज है, क्या करें बेटा, मैरिड है, साफ करनी पड़ती है। तो एरेटेड वाटर सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसके ऊपर लगाओ आप ये। और क्या हो गया? टबैको। अरे सबसे मस्त आइटम तो टबैको है। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, अरे कई को जिगर फूक रहे हो रे, ठीक है ना। सिन गुड्स अच्छे नहीं है, क्योंकि आप जब सूटा लगाते हैं, आपने तो लगाया, धुआं उड़ा, दूसरे को भी फीलिंग क्यों दे रहे हो, उसके लंग्स क्यों खराब कर रहे हो। पान मसाला, ठीक है। तो कई बार आपने क्लास में दृश्य को देखा होगा आते हुए, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, गलत है ये चीजें। तो इसके लिए सेस लगाएगा। गॉट द पॉइंट। तो 5 एक्ट आपके सामने देखे। अब प्रश्न है हमारे कोर्स में क्या है? तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हमारे कोर्स में है भाई साहब। एक इंटीग्रेटेड, ये हमारे कोर्स में है 2। और दोनों की टेंशन मत लीजिएगा, जस्ट सेक्शन नंबर डिफरेंट हो जाएंगे, द कॉन्सेप्ट विल रिमेन व्हाट? द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। राइट? तो ये हमारे कोर्स में है। तो अब बारी आती है बच्चों, जो मैंने आपको स्लाइड पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट से रिलेटेड कि ये जो 101st अमेंडमेंट है, उस 101st अमेंडमेंट से राइट जो कुछ प्रपोजल्स आए, फिर से ध्यान दीजिएगा, 101st अमेंडमेंट एक्ट प्रपोज्ड न्यू आर्टिकल्स कह लीजिए। तो कुछ आर्टिकल्स नए इंट्रोड्यूस हुए। तो जो हमने स्लाइड पे देखे थे, तो मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूं। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 246A, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 246 हमने इससे पहले ऊपर टॉप पे लिखा भी था कि टैक्स लगाने की पावर जो 3 लिस्ट में थी, तो ए है आपकी बार। बहुत ही सिंपल आंसर, ऑलमोस्ट वही है जो 246 में था, पावर टू
मेक लॉज किससे रिलेटेड? विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो अब ये बनाने की पावर किसकी हो गई? बोथ यूनियन एंड स्टेट, दोनों गवर्नमेंट्स की। लेकिन यहीं पे एक चीज हमने खूबसूरत पढ़ी थी, बट याद कीजिएगा वर्ड क्या था? एक्सक्लूसिव। क्या? पावर किसकी? ऑफ यूनियन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सीजी लिख लें चाहे, जो आसान आपको लगे। भाई किसके ऊपर? ऑन इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करें, राइट। लेकिन हमने एक चीज यहीं पे इंटरेस्टिंग और देखी कि ये जो पेट्रोल रिलेटेड कुछ आइटम्स थी, पहली बात ये कौन सी आइटम्स थी हमें पेट्रोल रिलेटेड? पेट्रोल, सोचो पेट्रोल का भाई। सर डीजल, सर डीजल बहुत महंगा हो गया। हाँ, मैंने भी सरकार को कहा अब तो डीजल पंप रख दो नाम पेट्रोल पंप की बजाय। देन कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, देन गैस, एविएशन जिससे हवाई जहाज चलते हैं उसको कहते हैं एविएशन, टरबाइन फ्यूल। तो ये पेट्रोल रिलेटेड से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा इनके ऊपर जीएसटी ऑन डेट, वैसे तो कमेंसमेंट होगी थी, ऊपर पढ़ा है 1 जुलाई 2017, बट इनके ऊपर जीएसटी ऑन डेट, कौन सी डेट? रिकमेंडेड, जो रिकमेंड की जाएगी किसके द्वारा? बाय जीएसटी काउंसिल। थोड़ा सा लेक्चर लंबा जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए आपके लिए मेहनत की गई है, एक तरह से डबल मेहनत की गई है। 10 मिनट में पढ़ा के आपको स्लाइड से खत्म कर देता हूं, हैंड रिटन लिखवा रहा हूं ताकि आपको टिप्स पे याद हो। सो एक चीज और हम इसके साथ ले लेते हैं, तो नंबरिंग को थोड़ा सा हटाते हुए आर्टिकल 366 याद करो, जो एंड में था। क्या हमने कहा था? लिकर, दारू, इसके ऊपर तो लगना ही नहीं, ताकि पेट्रोल और दारू ये आंसर आपको इकट्ठे दिखते रहे कि फिलहाल तो ये दोनों बार ही हैं। लिक्वर तो कभी आएगा ही नहीं, और पेट्रोल है आ सकता है। लिकर क्या हुआ? एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी। अच्छा, आर्टिकल 366 में ही एक चीज और पढ़ा रहा हूं मैं। 366 12 में डेफिनेशन आती है जनाब गुड्स की, क्योंकि गुड्स के ऊपर जीएसटी लगना है। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव आप जानते हैं, जो चीजें लिखी हैं वही नहीं है, कोई और भी आ सकता है अंदर। इंक्लूड्स, बहुत सिंपल सी कोड की से डेफिनेशन खत्म कर रहा हूं। एमसीए का कोर्स, वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सुना होगा आपने, वही कोड की है एमसीए। गुड्स बोले तो एमसीए एज पर आर्टिकल 366 क्लॉज 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एम से मारो तुक्का, गुड्स में क्या हो सकता है सोचो। कॉस्टिंग याद कर लो यार, मटेरियल्स, सी से कमोडिटीज, एंड ए से आर्टिकल्स। समान यार, हिंदी में कहें तो एक वर्ड में खत्म। नाउ गाइस, इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 246 ए था, 269 ए। तो आप समझ रहे हैं 366 क्यों लिख दिया? क्योंकि पेट्रोल की बात आई तो मैंने कहा यार उसके साथ अच्छा रहेगा हम लिख करके भी बात कर लें, दोनों लिक्विड पदार्थ हैं, इकट्ठे निकल जाएं। तो 269 ए क्या कहता है?
ये कह लीजिए IGS GST से रिलेटेड इंटीग्रेटेड वाला, मतलब लेवाय लगाओ, कलेक्शन लो, क्या GST किसके ऊपर, ऑन इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स। कौन लगाएगा, बाय CG यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन हमने कब ये भी पढ़ा, बट शेल बी, वो पैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खा जाएगा, बट शेल बी अपोर्शन्ड, बांट लिए जाएंगे बिटवीन, किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट्स। कैसे बांटे जाएंगे, क्या परसेंटेज रहेगी, याद कीजिए क्या लिखा था, एज रिकमेंडेड बाय। तो ये सेंट्रल और स्टेट को साथ में मिलकर चलना है, और इसके लिए हमने क्या बना दी थी बच्चों, याद करो, GST काउंसिल। तो काउंसिल जो रिकमेंड करेगी उस हिसाब से ये पैसा बांट दिया जाएगा। देन बेटा जी नेक्स्ट आर्टिकल कम्स 279A। अब 279A क्या कहता है, 279A कहता है GST काउंसिल के ऊपर। तो बिल्कुल मैंने ऑर्डर में चलने की कोशिश करी, 246A, 69A, 79A, लेकिन 246A के साथ हमने लिया 366 पेट्रोल दारू के लिए। तो 279A, क्योंकि 69A में GST की बात हुई काउंसिल की, तो GST काउंसिल के बारे में। तो GST काउंसिल असल में चीज है क्या, तो पहली बात, जो काउंसिल है वो एक ज्वाइंट कमेटी कह लो या फॉरम कह लो, एक जगह हो गई, किसके लिए, ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, राइट। अगला इसमें प्रश्न आता है, GST काउंसिल में फॉरम तो हो गई, लेकिन कौन है इसके अंदर, कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन मैंने आपको पढ़ाया था, दो तरह के लोग हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा, कहीं ये चीफ मिनिस्टर मत बना देना, दिस इज चेयरमैन। तो चेयरमैन के साथ हैं मेंबर्स, और बता दूं मेंबर्स फर्दर रहेंगे दो तरह के। तो चेयरमैन साहब कौन थे, याद करो क्या पढ़ा था हमने, फाइनेंस मिनिस्टर देश के। तो नेचुरल है यहां आगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, निर्मला सीतारमन जो आज के दिन है। मेंबर्स में कौन आए, स्टेट मिनिस्टर, राज्यों के मिनिस्टर। अब है कौन सी मिनिस्ट्री से, नॉमिनेटेड, नेचुरल है, बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, कहां से, वो उनका फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, टैक्सेशन मिनिस्टर कह लो, रेवेन्यू मिनिस्टर कह लो, अदर कह लो। तो स्टेट के ऊपर है किसको भेजना है। तो एक इंटेलिजेंट आदमी को भेजोगे, मूर्ख को तो भेज के क्या करोगे, अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर निकम्मा है तो रेवेन्यू मिनिस्टर को भेज दो। ऑल्सो अब ये चीज समझनी है आपने, इसके लिए अब नॉलेज पहले ले लें बच्चों। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है उसमें जो मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट टॉप मोस्ट मिनिस्टर जो मोदी जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं। उसके साथ जो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, तो उसका एक जूनियर मिनिस्टर भी बनाया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हर मिनिस्ट्री में। तो उस जूनियर मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं, है वो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन अरे भाई क्या हो रहा है ये,
तो यूनियन लिख रहा हूं और यूनियन पे लिखते सारी वर्ड उड़े जा रहा है भाई, क्या दिक्कत होगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे बच्चों मैंने कही ऑफ स्टेट्स, तो एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है स्टेट मिनिस्टर, उससे नीचे वाला। तो ब्रैकेट में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर टॉप होता है, उसके जूनियर को कहते हैं, होता ही सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है। तो ये जो जीएसटी जो काउंसिल है, इसके बारे में एक डेट बता दें। ये जो जीएसटी काउंसिल है, इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन कह लें, कब बनी, तो इसके ऊपर भी प्रेसिडेंट साहब के साइन होते हैं, प्रेसिडेंट एसेंट, और ये थी 15 सितंबर 2016 को। ध्यान दीजिएगा 8 सितंबर को अमेंडमेंट एक्ट बन गया था और 15 सितंबर को काउंसिल बना दी गई थी। काउंसिल क्या लेगी अपने डिसीजन, सर बिल्कुल ठीक, डिसीजंस कहाँ लिए जाएंगे, मीटिंग में। तो इसके लिए आप अपना नॉर्मल सब्जेक्ट लॉज में कंपनीज एक्ट याद कीजिए। अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया है, कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 7 में आप मीटिंग्स पढ़ते हैं, जिसमें आपने सेक्शन 114 में पढ़े होंगे रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी मोर देन 50%, स्पेशल रेजोल्यूशन 75%, याद है कुछ। तो बिल्कुल वैसे ही आंसर आप लेके चलिए। तो डिसीजन जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा बाय 75% और मोर वोट्स। अब वोटिंग कौन डालेगा, प्रेजेंट, जो आए हैं, ना कि टोटल। तो बिल्कुल आप ब्रैकेट में लिख लीजिए जैसे आपके कंपनीज एक्ट में, वहां पे भी यही पढ़ते हो आप रेजोल्यूशन में। तो ये एसआर की तरह हो गया, 75% वोट्स डलनी चाहिए। अब सर वोटिंग राइट होते कितने हैं, वोटिंग राइट VR वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। तो बेटा मेंबर्स आपने देखे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मेंबर आपने देखा स्टेट गवर्नमेंट है। तो वोटिंग राइट इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको एक मान लेंगे तो स्टेट्स तो 29 है, मारा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर नहीं रहेगी। तो यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को वोटिंग राइट दिए गए हैं 1/3। तो अंडरस्टूड है, स्टेट गवर्नमेंट को कितने हो गए, 2/3। तो अब ध्यान से समझना, लॉजिक बड़ा प्यारा है। दैट मीन्स अगर सारे स्टेट्स एक तरफ भी हो जाएं, 2/3 कितना बना, 66.66। वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने 5 टैक्स फोरगो किए हैं, छोड़े हैं, ये मत भूलिए। विद दिस बच्चों आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हमने डबल बार मेहनत करी, बट ये आखिरी 2-3 मिनट एक बार और लगा लीजिए, बिलीव मी आपको टिप्स पे फ्री याद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अगर कहूं, मैं अभी भी अपने कल के लेक्चर और आज के लेक्चर को बना के पहले पेज पे ही अपने हूं। आज हमने क्या स्टार्ट करी, हमने ये स्टार्ट किया कि भाई साहब जीएसटी बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने होंगे, और उसके लिए क्या पता होना चाहिए, पता ये होना चाहिए। आज हमने यहां एक आर्टिकल लिखा था 265 कि वो कहता है कि लिवाई करना एंड टैक्स कलेक्ट करना आप करेंगी सरकारें, लेकिन अथॉरिटी ऑफ लॉ। और लॉ क्या कहता है, आर्टिकल 245 में कहा गया है कि लॉ बनाने की जो पावर है दोनों सरकारों की है, और टैक्स लगाने की जो पावर है उसके लिए आर्टिकल 246 है। उसमें हमने क्या किया, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी जा रही है, 3 लिस्ट बनाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट, एंड कॉन्करेंट में दोनों मिलकर टैक्स लगा सकते हैं। अमेंडमेंट क्यों लानी पड़ी, क्योंकि प्री जीएसटी रिजीम जाओ जो हमने सबस्यूम किए टैक्सेस, तो हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट 5 कर रही है, स्टेट भी 5 कर रहा है। सेंट्रल के 5 कौन से आए, एक्साइज आ गया, एडिशनल एक्साइज आ गया, एडिशनली कस्टम आ गया, एंड उनका सीएसटी आ गया, और बड़ी बात सर्विस टैक्स आ गया। स्टेट में गए तो उनके 5 आए, वैट आया, एंटरटेनमेंट आया, उसी के साथ लग्जरी आया, उसी के साथ एंट्री टैक्स आया, और एक लॉटरीज वाला आया। तो वो सबसिम करने हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लानी पड़ेगी अमेंडमेंट।
तो इसलिए 2014 में बिल जब पास होता है लोकसभा में 6 मई 2015 को, राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पास होता है, एंड उसके बाद कंपनीज 101वीं अमेंडमेंट बिल आता है जो एक्ट बनता है नेशनल जीएसटी बनाने के लिए, हमने बात करी, और यहां सब्स्यूम हुए। इसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने अपना ठप्पा लगा दिया 8 सितंबर 2016 को, और डेट को लेके चले तो नीचे एक डेट थी 15 सितंबर को ही जीएसटी काउंसिल भी बन गई। 15 सितंबर कहीं लिखा होगा, मैंने ये लिखा था, राइट। तो जब ये बना तो इसमें क्या किया गया, एक एक्ट नहीं बना भाई साहब, 5 बने, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड, यूटी एंड एक कॉम्पनसेशन, उसके लिए सेस लगाया गया। और जहां तक मैं सेस की नॉलेज की बात करूं, अगर सेस का मैं एक आपको खूबसूरत उदाहरण भी दूं, देखिए अगर आप कार खरीदने जाएं, जैसे मैंने कहा सेस जो लगा वो कुछ लग्जरी आइटम जैसे कार पे लगा, ये टबैको डुबुको इनके ऊपर लगा, तो मैं आपको कार का अगर एग्जांपल लेके बताऊं तो कार के ऊपर आप हैरान होंगे जान के कि कार के ऊपर टैक्स 50% से ऊपर चला जाता है। सर कैसे? क्योंकि सीजीएसटी 14%, एसजीएसटी 14%, और आप हैरान होंगे जान के जो सेस है एक मिडिल साइज कार के ऊपर 25.1%, 25.1% आ जाता है। तो आप ध्यान दीजिए 25.1% आ गया मिडिल साइज वाली कार पे। और ये एसयूवी वगैरह पे बता दूं तो एसयूवी पे तो 30% क्रॉस हो जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 31.1% पहुंच जाता है ये एसयूवी पे। तो इतना बड़ा पोर्शन आपने टैक्स का लिया तो वो कॉम्पनसेशन के लिए इस्तेमाल होगा। देन हमने कहा इस 101वीं अमेंडमेंट ने क्या किया, यहाँ 4 पॉइंट बना के मैंने आपको दिए हैं कि 4 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट आती है। 246 ए आता है कि भाई दोनों मिल के आज के बाद क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, लेकिन उसने एक चीज और साफ कह दी कि भाई साहब इंटर स्टेट पे तो एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, राइट। पेट्रोल वगैरह को कहा गया डेट बताएगी जीएसटी काउंसिल। 366 ने कह दिया दारू को तो भूल जाओ, वो स्टेट को अलाउ करेंगे। 269 ए ने कहा कि भाई इंटर स्टेट वाला उसने बता दिया, वही सेम दोबारा से जो 246 में भी था, लेकिन वो पैसा दोनों में अपोर्शन होगा। 279 ए में जीएसटी काउंसिल आ गई। बड़ी बात क्या है उसके कॉम्पोजिशन में, चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मेंबर में स्टेट वाले हैं, साथ में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ स्टेट भी है। एंड देन डिसीजन 75% से जो प्रेसिडेंट एंड वोटिंग है, वोटे सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 है और उनको स्टेट्स वालों को 2/3 है। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।